राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। तो ज्योतिष की इस कक्षा में, जो कि तीसरी कक्षा है, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले वीडियो देख लिए होंगे जो कि ज्योतिष की इस कक्षा के साथ जुड़े हैं। आप अगर पिछले वीडियो देखते हुए आएंगे तो ज्योतिष सीखना समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इससे पहले की कक्षा में हमने इन 6 भावों के जो कारक तत्व हैं, जो चीज़ें हमें इन 6 भावों से मिलती हैं, उनका विवरण लिखा था। अब इससे आगे ये जो 6 भाव बचे हैं, इन भावों से हमें क्या क्या मिलता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पुरुष के लिए उसकी पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति इसी भाव से देखा जाता है। विवाह इस भाव से देखा जाता है। साझेदारी इस भाव से देखी जाती है, ठीक है ना। इच्छाएं, डिजायर सप्तम भाव से देखी जाती हैं। काम शक्ति, क्योंकि ये शुक्र का भाव है तो काम, इच्छा और शक्ति इसी भाव से हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पराशर ज्योतिष के अनुसार। प्रत्यक्ष शत्रु, जो शत्रु आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है आके, प्रत्यक्ष शत्रु इसी भाव से देखते हैं। तो ये लिखते जाइएगा, अगर आप लिखेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो कई बातें आपके समझ में नहीं आएंगी। मुआवजा, मुआवजा इस भाव से देखा जाता है, ठीक है। यात्रा, ट्रैवल भी इस भाव से देखा जाता है। देखिए, ये भाव मार्केश है। मार्केश का क्या अर्थ होता है मैं आपको बताता जाता हूं। जैसे किसी की मौत की वजह बनने वाला जो भाव होता है उसे मार्केश कहते हैं। इसका आगे जाके मैं विस्तार कर दूंगा। बस ये समझिए कि जीवन के लिए ये भाव जो है ना किसी तरह से मृत्यु देने वाला बनता है। तो जीवन के लिए किसी प्रकार का भी खतरा हो उसे हम कहते हैं मार्केश, ठीक है ना। तो मार्केश भाव भी है, ये मौत की एक वजह बन सकता है। जैसे कहते हैं ना, स्त्री की वजह से इसकी इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया कि इसको मौत का सामना करना पड़ा, ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है ना जी। और यौन रोग, क्योंकि ये हमारे गुप्त अंगों का स्थान भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर यौन रोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ना, काम शक्ति है ना, तो काम शक्ति से जुड़े हुए अंग यहीं पर आ जाते हैं। तो यौन रोग, मूत्र रोग इसी भाव से देखे जाते हैं। जनता के साथ आपके कैसे रिश्ते रहेंगे, जैसे कि ये भाव है ना, ये जनता को दर्शाता है ना, तो जनता के साथ के रिश्ते ये भाव दर्शाता है। तो मुख्य तौर पर इन चीज़ों का कारक बन जाता है ये भाव, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अष्टम भाव। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहूँ, आपके पति पत्नी का ना व्यक्तित्व भी जाहिर होता है। यहाँ पर जैसे ना आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपके जीवन साथी का, चाहे आपकी पत्नी का या आपके पति का व्यक्तित्व जाहिर हो जाता है कि वह कैसा है, ठीक है ना। तो ये सप्तम भाव जो है, ये आपके जीवन साथी का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देगा। ये सप्तम भाव आपकी नानी माँ का भी बन जाता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आप अपनी नानी के सुख को भी देख सकते हैं। तो देखिए, आगे से आगे चीज़ें निकलती चल जाती हैं।
लेकिन ये मुख्य तौर पर आप बातें याद रखें। कई और चीज़ें जो होगी समय के साथ साथ हम इसके भीतर जोड़ते जाएंगे। तो ये हो गए सप्तम भाव पूरे। ये अष्टम भाव है। अगर कुंडली का सबसे ज़्यादा खतरनाक भाव कहूँ तो ये है अष्टम भाव। क्यों? क्योंकि ये भाव जो है ना, ये मृत्यु का भाव है। तो यहाँ पर मृत्यु देखी जाती है इस भाव से, ठीक है ना। आयु का भी है, मतलब मृत्यु है तो आयु भी है, भाई कितने देर जियोगे, ठीक है ना। ये भी ये भाव बताएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी पता लगेगा मृत्यु किस प्रकार की होगी, ये भी यहाँ पर पता लग जाता है कि मृत्यु कैसे होगी, ठीक है ना। तो मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु का कारण भी तो कोई ग्रह बनेगा ना, कैसे होगी इसी भाव से पता लगेगा। लंबे चलने वाले रोग जो सारी जिंदगी आपका पीछा ना छोड़े, वह रोग, लंबे रोग, ठीक है ना। लंबे रोग इस भाव से देखें। पत्नी का धन या पति का धन, चाहे ये अष्टम भाव है लेकिन ये पैसे का भी भाव है। तो यहां पर आपको ये भी पता लगेगा कि आपका पति या पत्नी कितने धनवान हैं। बच्चों का सुख, आपके जो बच्चे होंगे उनका सुख, बच्चों का सुख इसी भाव से हम देखेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा बाधाएं जीवन में जो आएंगी वो भी इसी भाव से देखेंगे। रुकावटें, ठीक है ना, ये भी इस भाव से देखेंगे। और मुफ्त की संपत्ति अगर किसी को मिल जाती है, ठीक है ना, तो मुफ्त की संपत्ति लिखते जाइए, इसी भाव से देखेंगे, ठीक है। विरासत, आपके पूर्वजों से आपको क्या विरासत मिली है, इसी भाव से हम उसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना जी। पैतृक संपत्ति का भाव भी ये बन जाता है, वसीयत भी ये बन जाती है, ठीक है ना। पैतृक संपत्ति, वसीयत। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरे पूर्वज चले गए, मेरे नाम पे कुछ नहीं लिख के गए, या मुझे क्या दे के जाएंगे, मुझे पूर्वजों की कितनी संपत्ति मिलेगी। तो यहाँ से पता लगेगा वसीयत से, ठीक है ना जी। वसीयत आपके नाम पे क्या चढ़ेगी, पेंशन है ना, पेंशन, तो यहाँ से पेंशन देखी जाती है, ठीक है जी। और अगली चीज जो आ जाती है चोरी, यानी कि चोरी आपके घर में होगी अगर इस भाव से संबंधित, तो वो सामान वापस नहीं आना। क्योंकि ये जो भाव है ना, यहाँ पर जो भी समस्या उठेगी या जो भी सुख मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा, वो नष्ट नहीं होगा। अगर कोई बीमारी आ गई तो परमानेंट, ठीक है ना। अगर कोई यहाँ से समस्या आ गई तो वो चिरकाल तक आपके साथ चलेगी। तो जो चोरी हो गई वो वापस नहीं आएगी, अष्टम भाव की। डकैती है ना, वही चोरी डकैती एक ही चीज़ हो जाती है वैसे, ठीक है ना, फिर भी लिख लें। डकैती भी इसी भाव से हम देखेंगे। और डकैती के बाद चिंता, अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, चिंता चिता समान, इसीलिए कहते हैं ना मृत्यु का भाव। तो चिंता ज़्यादा करने वाला चिता पर लेट जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। शत्रु, ये जो शत्रु यहाँ से इस घर से मिलेंगे ना आपको, ये परमानेंट आपके साथ रहेंगे, जैसे आपके परिवार वाले हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पक्की शत्रुता, कट्टर शत्रुता, जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती तब तक। मानसिक तनाव यहीं से मिलेगा, मानसिक तनाव यहीं से मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का विचार अष्टम भाव से कर सकते हैं। अष्टम भाव ना गुप्त रहस्यों का भी है। अब देखो, अब किसी को अगर किसी रिसर्च में जाना है,
किसी रिसर्च का अगर किसी व्यक्ति को शौक है ना, वो कोई भी रिसर्च हो सकती है, जो भी उसकी फील्ड है, तो ये यहीं से हम देखेंगे, ठीक है ना। रिसर्च, तो रिसर्च करने में वह व्यक्ति कितना माहिर है, गुप्त रहस्य जानने के लिए, ऑकल्ट साइंस जानने के लिए, है ना, गुप्त रहस्य। तो ये आप किसी भी लाइन में गुप्त रहस्य यानी कि गहराई में जाकर नई चीज़ खोज के लाना, और ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति संसार को नए आविष्कार देके जाते हैं जिनका अष्टम भाव मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर हो जाते हैं, जो भी उनकी फील्ड हो, अगर उनका ये अष्टम भाव बढ़िया होगा ना, तो इसमें मास्टर बन जाएंगे वो मास्टर, और इनका नाम बहुत बढ़ता है। जितने ज़्यादा ग्रह अष्टम भाव में हो, व्यक्ति जिंदगी में चाहे संघर्ष जरूर देखेगा उतना, लेकिन बेहद नामी व्यक्ति बन जाता है, ऐसा देखने में आता है। शनि और राहु हो तो अच्छी रिसर्च करने वाले, बाल की खाल निकालने वाले ये लोग हो जाते हैं। अब देखिए, नवम भाव को बोलते हैं भाग्य भाव, तो सबसे महत्वपूर्ण भाव ये भी है सुख समृद्धि को लेकर। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, पहले नंबर पर मिलता है धर्म। तो ये भाव कब आपका अच्छा माना जाएगा, जब आप अपने धर्म पर चलने होंगे, ठीक है ना। सौभाग्य इसी भाव से है, सौभाग्य, भाग्य, ठीक है ना, तो ये इसी भाव से आता है। चरित्र, कैरेक्टर भी इसी भाव से देते हैं, ठीक है ना। चरित्र भी अलग अलग भावों से ले लेते हैं, जैसे पहले भाव से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाता है दादा, ठीक है ना जी, बुजुर्ग घर के दादा दादी। मैं एक चीज़ कहूँगा, दादा दादी चाहे यहाँ पर ले लिए, कई ज्योतिष के विद्वान पता क्या बोलते हैं कि ये नवम भाव है ना, ये पिता का माना जाता है, ठीक है। और कई इस भाव को, क्योंकि माता का भाव ये है तो माता के सामने पिता आना चाहिए, तो ये बड़ा सा एक ना विवाद का विषय है कि इसको पिता का भाव माने कि इसको पिता का भाव माने। अगर हम इस भाव के बात करें तो यहाँ पर दादा यानी कि बुजुर्ग आ रहे हैं, तो दादा का भाव यही बनता है, बुजुर्गों का भाव यही बनता है, ठीक है ना। नहीं तो हमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलें तो इस भाव को हम बुजुर्गों का मानेंगे और पिता का इसको मानेंगे, तो ये इसमें थोड़ा सा ना मतलब विवाद रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस भाव को मान के चलें पिता का, तो मेरे को लगता है कि ये अच्छा है। लेकिन कई विद्वानों का मत है कि जो पिता के कारक है ना, वो है सूर्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव कम है, और उनका मत ये होता है कि दशम भाव में सूर्य का प्रभाव कम है। और जो पिता है, अब अगर पिता खराब हुआ है ना, तो बच्चे का भाग्य उसी समय बिगड़ जाएगा। घर के बुजुर्गों में कोई ताकत ना हुई, मतलब वो किसी तरह से भी अच्छे ना हुए, तो बच्चे का जीवन तो अपने आप बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये बात को समझना है कि पिता इसीलिए नवम भाव में दिए गए हैं कि बच्चे का भाग्य बनाने वाले कई बार पिता बहुत अहम किरदार निभाते हैं, ठीक है ना। तो ये फैसला आपने करना है। कई लोग विद्वान पिता से लेते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी पिता सोचिए, यहाँ पर भी सोचिए, दोनों में से जिसका अच्छा परिणाम मिले वो आप मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लंबी यात्राएं भी हैं, विदेश यात्रा मैं कह सकता हूँ, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा का भी भाव है ये। तो अब किसी को बाहर जाना हो तो 7 समुंदर पार मैं यहीं से जाऊंगा, ठीक है। तो बुजुर्ग व देवताओं के प्रति श्रद्धा, व्यक्ति अपने बुजुर्गों को कितना मानेगा, कितनी इज्जत देगा, ठीक है ना। बुजुर्गों व देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा, तो ये आप उतारते जाइए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हैंडराइटिंग अगर आप जूम करके देखेंगे, मेरी आपको सही तरह से मिलती नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी भाग्य उन्नति।
आध्यात्मिक उन्नति, क्षमा कीजिएगा, आध्यात्मिक उन्नति, उन्नति, ये भी इसी भाव से देखते हैं, ठीक है ना। और स्वपन उच्च शिक्षा, अच्छा यहां पर हमने बात की थी +2 के आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, तो यहां पर कोई पीएचडी लेवल तक चला जाता है, ठीक है ना, उसकी विद्या यहां से आएगी। अगर वैसे ही व्यक्ति कोई ऐसा कोर्स करता है जो कि एमबीए हो गया, है ना, आईटी का कोई हो गया, यानी कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, तो ये भाव उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेवार माना जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम देखें उच्च शिक्षा के अलावा स्वपन, आपको सपने कैसे आते हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव हो गया स्वपन, ठीक है ना। और उच्च शिक्षा यहाँ से आ जाती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। पत्नी का छोटा भाई, तो ये आपकी पत्नी हो गई, अगर आप पुरुष हैं तो 1 2 3, उसका छोटा भाई यहाँ से आ गया, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। भाई की पत्नी यहाँ से आ गई, ये आपका छोटा भाई है, इसका सप्तम भाव ये आ गया, उसकी पत्नी आ गई। तीर्थ यात्रा, ठीक है ना, तीर्थ यात्रा का भाव ये है, तीर्थ यात्रा, ठीक है ना। और आत्माओं से संपर्क करने का भाव ये है, अब जो आत्माओं से संपर्क कर लेते हैं उनका ये भाव मजबूत होता है, आत्मा से संपर्क, अरे वाह भाई क्या कुछ निकलेगा, तो इसे भाग्य भाव कहते हैं, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं दशम भाव में, ठीक है जी। तो दशम भाव में सबसे पहले आपका व्यवसाय आएगा, बिजनेस, ठीक है ना जी, व्यवसाय आपका दशम भाव से, बिजनेस सबसे पहले लिखिए, ठीक है। दूसरे स्थान पर आएगी कीर्ति, आपकी कीर्ति कितनी फैलेगी, ठीक है, ये दशम भाव से देखेंगे। शक्ति, शक्ति, अधिकार, आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, और किसी को लीड करना, नेतृत्व, नेतृत्व यहां से देखते हैं, लीड करना, है ना। और सत्ता, सम्मान, सफलता, राजनीति यहां से देखते हैं, सत्ता, सम्मान, सफलता, तो ये भाव इसके लिए काफी अहम किरदार निभाता है जिंदगी में। रुतबा कैसा होगा आपका, है ना, रुतबा कैसा होगा आपका, ये भाव आपको बताएगा। और आपके घुटने यहां से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर आपके घुटने हैं तो यहां पर जांघें हैं नवम भाव में, ठीक है ना। और आपके जो मल त्याग का भाग है ना वो अष्टम से है, ठीक है ना, मल त्यागने वाली जगह जो है वो अष्टम भाव से देखी जाती है, ठीक है। और आगे चलते हैं तो हम घुटने, कर्म यहां से आ गया व्यक्ति का। हाँ देखिए अब कर्म क्या होगा, क्या काम करेगा व्यक्ति, इसको कर्म भाव भी बोलते हैं, दशम भाव को कर्म भाव भी बोला जाता है। क्या कर्म, अब व्यक्ति पूछता है हम क्या काम करें, तो ये भाव आपको बताएगा आप क्या काम करोगे जिंदगी में, किस कार्य क्षेत्र में सफल होंगे, इसलिए यहां पर कर्म भाव कहा जाता है। जीवन का उद्देश्य, व्यक्ति बोलता है कि मैं क्या उद्देश्य लेके आया हूं, मैं क्यों आया हूं, ठीक है ना। तो जीवन का उद्देश्य इस भाव से देखा जाता है, ठीक है ना। तो उद्देश्य क्या है ये यहां पता लगेगा। और पिता, देखिए अब दशम भाव में यहां पर पिता को ले लिया गया, ठीक है ना। मैंने आपको कहा नवम से भी ले लेते हैं, दशम से भी मिले। मालिक, आप अगर मान लीजिए कहीं पर जॉब करते हैं, आपके अपने मालिक के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका बॉस आपके साथ कैसा चलेगा, अधिकारियों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, अधिकारी, अधिकारी आपके इसी भाव से देखे जाते हैं, ठीक है ना जी। और व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, सरकार से सम्मान, व्यापार में सफलता, ठीक है ना, यहां से हम देखेंगे। और अगर हम यहां पर बात करें ना
व्यापार में सफलता आ गई, नौकरी में तरक्की आ गई, ठीक है ना, नौकरी में तरक्की यहाँ से आ गई, ठीक है, तो ये चीज़ भी आ गई। और सरकार से अगर आपको मान सम्मान मिलता है तो ये चीज़ भी हम यहाँ से देखेंगे, यानी कि सरकार से मान सम्मान यहाँ से देखेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें यहाँ से प्रकट हो रही हैं। अब देखिए आपके यहाँ पर ना हम आगे अगर चलते हैं तो ये भाव आपको जीवन में, है ना, ऐसे फल प्रदान कर सकता है। अगर ये भाव मजबूत हो, पिता पक्ष मजबूत हो, माता पक्ष मजबूत हो, तो जीवन में काफ़ी तरक्की आपको मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये भाव अगर मजबूत हो ना, तो इस भाव से व्यक्ति जीवन में बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर जाते हैं। और इस भाव में अगर समस्या हो तो कर्मों में समस्या सारी जिंदगी रहेगी। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देख के चल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 11वें भाव के पास। ये अगर कर्म भाव है तो कर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है ना। और जो हमें लाभ यानी कि इनकम होती है, उससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी डिजायर को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले ये भाव है इच्छाओं का, ठीक है ना, इच्छाओं का, ठीक है ना। अब देखिए कई जगह इच्छा आपको डबल लिखी हुई मिल सकती है। तो ये प्रबल जो भाव इच्छाओं का है ना, वो धन से इच्छाएं पूरी होती हैं कई, तो इसलिए ये इच्छाओं का भाव भी आपका प्रबल है, ठीक है ना। और साथ में ये लाभ का भाव भी है, ठीक है ना, प्रॉफिट। तो जो आपने कर्म किया, उस कर्म को करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, उसे लाभ कहते हैं। समृद्धि, अब देखिए समृद्धि तो पैसे से ही आती है, जो आप लाभ कमाएंगे। अब कोई व्यक्ति थोड़ा सा काम करता है, एक ही दिन में वो 50 लाख भी कमा लेता है, करोड़ भी कमा लेता है। कोई व्यक्ति सारा दिन काम करता है, 1000, 1500, 2000 कमाता है। तो ये डिपेंड करता है पहले इस पे, मैं ये नहीं, इस पे नहीं, पहले इस पे डिपेंड करेगा भाग्य, भाग्य से कर्म और कर्म के द्वारा लाभ। कई बार ये भाव अगर कमजोर हो ना, ये भाव अगर मजबूत हो, तो ये इसका काट करके व्यक्ति कर्म करके मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, लाभ कमा लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। तो कामनाओं की पूर्ति ये भी आ गया। अब देखिए बड़ा भाई यहां पर आ जाता है। यहां पर अगर छोटा भाई मिला है तो ये बड़ा भाई है। तो यहां पर ना हम बाजू की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से माने, ठीक है ना, मतलब ये जो आप पत्रिका देख रहे हैं, ये मेरा शरीर मान लीजिए। अगर ये वाली साइड है ना मेरा राइट बाजू है, तो ये वाली साइड मेरी लेफ्ट बाजू है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, इसे लेफ्ट बाजू। तो लेफ्ट को क्या बोलते हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। तो दायां हाथ और ये है बायां हाथ, बड़ा आसान है। ये देखो ये लिखा है दायां हाथ और ये बन गया बायां हाथ। तो ये आपको मालूम पड़ गया। अब आगे चलते हैं। बायां कान यहां से आ जाता है, बायां कान। टखने, टखने यहां से देखेंगे हम, ठीक है प्रभु जी। तो ये चीजें आ गई। परामर्श दाता, परामर्श देने वाला व्यक्ति, परामर्श दाता, एडवाइजर। अगर हिंदी से इंग्लिश में करें तो एडवाइजर। रोग मुक्ति, रोग मुक्ति यहां से देखेंगे, अगर किसी रोग से मुक्ति होगी तो रोग मुक्ति, मुक्ति यहां से देखेंगे, ठीक है जी। रोग मुक्ति यहां से आ गई। पुत्र वधू, वाह, तो ये आपका पुत्र है पंचम भाव, और ये पुत्र वधू यानी कि आपकी बहू यहां से देखेंगे, ठीक है ना। अब जिन जिन लोगों के अपने बहुओं से नहीं बनते, यहां से देख लें। कार्यों में सफलता, अगर आप कोई कार्य करेंगे ना,
उसमें सफलता, ये इस भाव से हम देख सकते हैं। ठीक है, और इस भाव की और अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पर तो यही चीज़ें हैं। बाकी जो जो सामने आती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है ना, काफ़ी दिनों के बाद अब मैं ये कक्षाएं शुरू कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें साथ साथ मैं लिखाता जाऊँगा। आप जो भी ये चार्ट बनाएंगे ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना कि इसमें आपको थोड़ी जगह खाली रहे, क्योंकि बीच बीच में अगर कोई बातें याद आई तो आप वहाँ पर लिख सकें। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अंतिम भाव की बात करता हूँ। ये भाव जो है अंतिम भाव है, इसको बोलते हैं द्वादश भाव, और या इसको हम बोल सकते हैं हानि भाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीवन में होने वाली सारी हानियाँ देखी जाती हैं, तो ये हानि का भाव है। तो यहाँ पर हानि, लॉसेस, ये भाव दर्शाता है, ठीक है ना। खर्च का ये भाव है, वो कैसे है समझिए। यहां पर आपने काम किया, यहां आपको लाभ हुआ, यहां आपने पैसा खर्च कर दिया, तो ये भाव क्या है, खर्च का है, ठीक है ना। और ये भावना कारावास, जेल यात्रा का भी है, कारावास का, ठीक है। तो ये भाव आपके कारावास का भी है। व्यय, दान देना, तो ये भाव दान का भी है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है तो इस भाव से संबंधित आ जाता है, ठीक है ना। कोई यज्ञ करता है, वैदिक यज्ञ करता है, तो ये भाव उससे भी संबंधित है। जुर्माना इसी भाव से देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विवाह के उपरांत काम क्रीड़ा, काम क्रीड़ा का भाव ये है, यानी कि ग्रस्त सुख जो हम बेड कंफर्ट लेते हैं वो इसी भाव से देखा जाता है, ठीक है ना जी। और यौन रोगों में होने वाले रोग, काम क्रीड़ा में होने वाले जो रोग है ना, काम क्रीड़ा के रोग या फिर काम क्रीड़ा के कष्ट, इसी भाव से देखेंगे। अब कई लोगों को अच्छे से ग्रस्त सुख नहीं मिल पाता, ये देखने में आता है। शयन सुविधा यानी कि उस व्यक्ति को सोने के मामले में, आराम के मामले में कितने सुख मिलते हैं। शयन सुविधा, सोने में उसकी नींद कैसी है, अच्छा सोता है, बुरा सोता है, मतलब नींद डिस्टर्ब आती कि नहीं, बेडरूम उसका कंफर्टेबल है कि नहीं, ये सब हम इससे देखेंगे, ठीक है ना। सुविधाएं उसके जीवन में कितनी है, यहाँ से देखेंगे। अय्याशी, भोग विलासता, अब कई लोग बहुत अय्याश होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ना, अय्याशी में क्या होती है, हानि होती है, खर्चा होता है, तो ये चीज़ इससे ही कनेक्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भोग विलास, पत्नी की हानि, यानी कि अगर किसी को पत्नी की हानि होती है तो ये भाव जिम्मेवार है। तो पति की हानि होगी तो तभी तो ये भाव जिम्मेदार होगा, पत्नी की हानि। तो जो भी आप हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आपके जीवन साथी की हानि इसी भाव से देखी जाएगी। शादी में नुकसान हो जाना, नौकरी छूट जाना, अब किसी को बार बार नौकरी की समस्या आती है, छूटना, तो इसी भाव से आती है, ठीक है ना। देखिए आप ज्योतिष कितना वैज्ञानिक है, आज आप जान रहे हैं, ठीक है ना। लोगों, अपने लोगों से अलगाव हो जाना, यानी कि रिश्तेदारों से अलगाव, अपने लोगों से अलगाव हो जाना, इसी भाव से देखा जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया इसमें, ठीक है। हो मेरे प्रभु, संबंध विच्छेद हो जाना, तो संबंध विच्छेद अपनों से भी हो सकते हैं, धर्मपत्नी पत्नी से भी हो सकते हैं। लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं भी यहाँ से देखते हैं, तो लंबी यात्रा यहाँ से भी है, ठीक है ना। और लंबी यात्रा नवम भाव से भी है, ये सीधा यहाँ से जहाज उड़ता है, आपको विदेश लेके जाता है, विदेश यात्रा भी इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले समय में होता था कि व्यक्ति विदेश गया, अब कहाँ वापिस आएगा, विदेश में स्थापित हो जाना, ये भाव ये भी दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें इन 12 भावों के अनुसार मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें या बहुत चीज़ें छूट गई हों, लेकिन अगर आप ज्योतिष की ये कक्षाएं निरंतर
देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं इन वीडियोस के साथ, तो वो धीरे धीरे करके आपके सामने आती जाएंगी, छूटेगा कुछ नहीं। हम जो ये वैदिक ज्योतिष सीखेंगे, पराशर ज्योतिष सीखेंगे, मेरा इसमें पूर्णतः प्रयास होगा आपको फलादेश करना सिखाना। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि हमें धीरे धीरे चलना है। हम यहाँ पर कुंडली डिस्कशन भी करेंगे, आपकी कुंडलियां भी आगे जाके लेंगे, सेलिब्रिटी की भी लेंगे, कुछ सामान्य जो घटनाएं घट रही हैं उनकी भी लेंगे, ये सब चीजें लेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको बस एक बात याद रखनी है, पेशेंस। ये वीडियो कहीं जाने वाले नहीं है, इसी चैनल पर लंबे समय तक पड़े रहेंगे। तो आपने एक एक कक्षा को अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है। बीच में आपको लाभ नहीं होगा, बात समझ नहीं आएगी, तो पहली कक्षा से बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। धीरे धीरे करके मैं लाइव सेशन शुरू करूंगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी कक्षा की हो, वो हम दोबारा डिस्कशन करेंगे, लाइव में करेंगे। इसी तरह से मैं लाइव में बोलूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे को भी प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये आगे आगे चल के जो होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, हम उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ज्योतिष को हम इतना सरल करने की कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति ज्योतिष के इस ज्ञान से अपना लाभ उठा सके। तो ये सब चीज़ें नोट कर लें, जैसा मैंने आपको बताया है। ये जो चार्ट आप अपनी नोटबुक में बनाएं ना, बड़ा सा बनाएं, यानी कि ये तो कुछ एक चीज़ें लिखाई हैं, अगर कुछ बीच में और आती गई तो मैं ऐड डाउन करवाता जाऊंगा। आप उस पेज में जाकर, यानी कि ये जो पेज आपने बनाया होगा पन्ना, वहां पर जाके लिख लेना। तो आज के लिए इस ज्योतिष की तीसरी कक्षा में यहीं तक। आगे की कक्षाओं में हम और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों की बातें करेंगे, जिससे कि आपको ज्योतिष को समझने में दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो की इस जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।